अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑप्शन फिजियोडोज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन का इंट्रोडक्शन, जो कि काइनेजियोलॉजी का एक टॉपिक था, चैप्टर नंबर 8 का। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे इसमें से कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे अपने प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है। यहाँ तक एक्साइटेबिलिटी ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स में थ्रेशोल्ड तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटीरियर हॉर्न सेल्स में थ्रेशोल्ड क्या होता है। थ्रेशोल्ड एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है। अ वैल्यू अबव विच समथिंग विल टेक प्लेस, वो वैल्यू जिस पर स्टिमुलस जाके वर्क करना स्टार्ट होगा, जिसके आगे अगर हम जिससे ज़्यादा थ्रेशोल्ड से अगर ज़्यादा स्टिमुलस देंगे तो ही हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंटीरियर हॉर्न सेल्स स्टिमुलेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमें एक्साइटेबिलिटी के लिए, एंटीरियर हॉर्न सेल्स की एक्साइटेबिलिटी के लिए अगर तो हाई थ्रेशोल्ड है तो हमें स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू कम है तो हमें इतने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी थ्रेशोल्ड कम होगा, रिड्यूस होगा, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इजीली कोई भी स्टिमुलस देके हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड बढ़ गया तो हमें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देना पड़ेगा, तब हमारे लिए मसला होगा, एंटीरियर हॉर्न सेल एक्साइट नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू रिड्यूस कैसे होती है और इंक्रीज़ कैसे होती है। पहले मैं इंक्रीज़ वाली बता देती हूँ कि थ्रेशोल्ड क्यों इंक्रीज़ होगा एंटीरियर हॉर्न सेल का। दो रीज़न्स हो सकती हैं। या तो स्टिमुलेशन का लैक है। स्टिमुलेशन का लैक क्या मतलब है कि हमारे पास जो हम स्टिमुलेशन दे रहे हैं, मूवमेंट्स करा रहे हैं बार बार, वो मूवमेंट्स कम हो गई हैं। हो सकता है पेशेंट पैरालिसिस में हो, वो मूवमेंट्स ना कर रहा, वो मूवमेंट नहीं करेगा तो स्टिमुलेशन चाह नहीं रही, ब्रेन को डिमांड नहीं मिल रही कि ये एक्टिविटी करो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो हमें स्टिमुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रॉमा बाय सम डिजीज़। कोई न्यूरॉन की डिजीज़ है, कोई एंटीरियर हॉर्न सेल की डिजीज़ है जिसने डैमेज किया हुआ है, लीजन की हुई है वहाँ पे, जिसकी वजह से इम्पल्सेस जो हैं वो ट्रांसमिट होने में उनको मसला आ रहा है, तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। थ्रेशोल्ड का लेवल क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब रिड्यूस कब होगा? रिड्यूस तब होगा रिपीटेड स्टिमुलेशन की वजह से, ठीक है। बार बार हम उसको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, और सब्सिक्वेंट सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलेट। अगर तो हमारे पास स्टिमुलेशन इतनी नहीं है कि हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, तो सब थ्रेशोल्ड के लेवल की नहीं है, थ्रेशोल्ड से कम है, लेकिन फिर भी हम बार बार एक के बाद दूसरी दिए जा रहे हैं, मूवमेंट्स करवाए जा रहे हैं पेशेंट को, तो एक लेवल आएगा जब थ्रेशोल्ड जो है वो मीट हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदा है। फिर है रिपीटेड बम्बार्डमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। हम कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे रहे हैं और बार बार दे जा रहे हैं। जैसे हम सेंसिटिव स्टिमुलस देते हैं, हम न्यूरोलॉजिकल पिन यूज़ कर लेते हैं या कोई ब्रश वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग सेंसेशन जाती हैं, टच की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, तो उससे एक्साइटेबिलिटी जो है वो हॉर्न सेल की, एंटीरियर हॉर्न सेल की जल्दी हो जाती है, क्योंकि थ्रेशोल्ड का लेवल कम हो जाता है। लास्ट में मैंने ग्रीन से ये लाइन लिखी है, एक्टिवेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स डिपेंड अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स। मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे थे, मोटर न्यूरॉन जाके हमारे स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे थे, तो वो उनकी एक्टिवेशन डिपेंड करती है एंटीरियर हॉर्न सेल की एक्साइटेबिलिटी पे। ये जितने ज़्यादा एक्साइट होंगे उतनी ही हमारे पास इन मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एंटीरियर हॉर्न सेल्स। वो कौन से फैक्टर हैं जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एंटीरियर हॉर्न सेल्स को आर इन्फ्लुएंस बाय इम्पल्सेस विच रीच देम फ्रॉम मैनी सोर्सेज, ठीक है। जो इम्पल्स वहाँ पे आ रही है एंटीरियर हॉर्न के पास, जिस मर्जी सोर्स से आ रही है। अब सोर्स हो सकता है इनिशिएटिंग एरियाज ऑफ ब्रेन, के ब्रेन में सेरिब्रम जो है वो मूवमेंट्स को इनिशिएट कर रहा है, ठीक है, और सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से इम्पल्सेस हो सकता है आ रही हैं मूवमेंट्स करवाने की, या फिर सेंसिटिव रिसेप्टर्स हो सकते हैं, जैसे गोल्जी टेंडन ऑर्गन हो गए, मसल स्पिंडल हो गए, या दूसरे रिसेप्टर्स, पेन, टच, टेम्परेचर वगैरह के रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर जो है वो इम्पल्सिस भेज रहे हैं। यहाँ पे मैंने फैक्टर्स लिखे भी हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये है एंटीरियर हॉर्न सेल, दरमियान में मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब एंटीरियर हॉर्न सेल के हमारे पास जो है स्टिमुलेशन आ रही है, वो अपर मोटर न्यूरॉन भी दे रही हैं ब्रेन से, ठीक है, हायर सेंटर से आ रही हैं। उसके अलावा हमारे सेंसिटिव रिसेप्टर, पेन, टच, टेम्परेचर, ये भी सिग्नल्स भेज रहे हैं, यहाँ पे इम्पल्सिस भेज रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे मसल के अंदर ये मसल स्पिंडल है जो कि क्या करता है, मसल की लेंथ में चेंज को कंट्रोल करता है, तो ये जो है ये भी सिग्नल भेज रहे हैं। यहाँ पे GTOs हैं जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन को देख रहे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो रही है। रिसेप्टर्स हैं, सेंसिटिव रिसेप्टर्स, ये भी स्टिमुलेशन पोस्टीरियर हॉर्न सेल्स के थ्रू एंटीरियर हॉर्न सेल्स के पास भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास जो हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे थे। यहाँ पे किसी भी न्यूरॉन में लिया ना जाए तो हमारी इम्पल्स यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी और रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब एक और चीज़ कि ये या तो न्यूरॉन जो है एक्साइटेटरी हो सकते हैं या फिर इनहिबिटरी हो सकते हैं। तो
यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरॉन क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये अपर मोटर न्यूरॉन है, ये एक्साइटेटरी सिग्नल भेज रहा है तो ये एक्साइट कर देगा एंटीरियर हॉर्न को। लेकिन अगर कोई इनहिबिटरी सिग्नल है जो इनहिबिट करवाना चाहता है मूवमेंट को, तो ये इनहिबिट हो जाएगी। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि करेक्टर जो है इम्पल्स का वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। एलियन विच इंटरफेयर विद डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सेस इन्फ्लुएंसिंग एंटीरियर हॉर्न सेल्स लीड एदर लैक ऑफ रिस्पॉन्स और अल्टर द रिस्पॉन्स। अगर कोई भी लियन है तो वो एंटीरियर हॉर्न सेल्स को या तो रिस्पॉन्स चेंज कर देगी या फिर उसका रिस्पॉन्स इम्पीड कर देगी, रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कंडक्टिविटी ऑफ नर्वस पाथवे ऑफ इम्पल्सिस इन्फ्लुएंसिंग एंटीरियर हॉर्न सेल्स, ठीक है। एंटीरियर हॉर्न सेल्स को जो अभी हमने पीछे देखा कि इम्पल्सिस कैरी कर रहे हैं जो पाथवे, उनकी कंडक्टिविटी किस तरह से हो रही है, कैसे होती है, ठीक है। पाथवे जो होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, मोनोसाइनेप्टिक हो सकते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे हो सकते हैं। मोनोसाइनेप्टिक सिंगल न्यूरॉन होगा, पॉलीसाइनेप्टिक मोर देन वन न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेते हैं हम, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम दिखाई आप देखेंगे अपर मोटर न्यूरॉन जो है ये डायरेक्टली भेज रही है, तो कोई साइनेप्स नहीं है दरमियान में। साइनेप्स क्या होती है, दो न्यूरॉन का आपस में जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे सेंसरी देखेंगे, यहाँ पे जंक्शन बना रही है, फिर आगे और न्यूरॉन आ रही है, ठीक है। इस तरह रिस्पॉन्स में भी ये होता है कि रिस्पॉन्स जो लेकर आ रही हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स जैसे आ रही हैं, तो हो सकता है वो एक से ज़्यादा मसल्स के पास जा रही हैं, तो डिफरेंट हमारे पास एक चेन सी बन जाती है पॉलीसाइनेप्टिक, ठीक है। तो हमारे पास या तो सिंगल भी हो सकते हैं न्यूरॉन या फिर मोनोसाइनेप्टिक भी हो सकते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक भी हो सकते हैं। अब इसमें मसला कहाँ पे आता है, इसमें मसला आता है इम्पल्सिस इम्पीड होती हैं साइनेप्टिक रेजिस्टेंस की वजह से। साइनेप्टिक रेजिस्टेंस क्या है, जब यहाँ पे एक साइनेप्स थी, यहाँ से मैसेज यहाँ तक ट्रांसमिट हुआ तो एक दरम्यान में साइनेप्स आ गई, यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टली आ रहे हैं, यहाँ पे कोई एनर्जी यूज़ नहीं आ रही है। अब ये एनर्जी जो होती है यही फाइबर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। समटाइम क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, ट्रांसमिशन रुक रही है, ठीक है, ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं हो रही। अब ये रेजिस्टेंस क्यों आती है ये भी देख लेते हैं। आप डिसयूज पाथवे की वजह से, ठीक है, अगर आप वो पाथवे यूज़ नहीं कर रहे या मूवमेंट्स नहीं करवा रहे तो साइनेप्टिक रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर तो हम बार बार रिपीटेड यूज़ करवा रहे हैं साइनेप्टिक रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। तो साइनेप्टिक रेजिस्टेंस जब भी कम होगी तो हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पल्सिस की होगी ईजिली और मूवमेंट्स ईजिली परफॉर्म होंगी। इसलिए हम बार बार PNF रिपीटेडली करवा रहे होते हैं ताकि हमारे पास जो है मूवमेंट्स वो परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाए पेशेंट की, ठीक है। अब परमानेंटली ब्लॉक पाथवे, कुछ पाथवे ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लियन हो गई है, ये वाला न्यूरॉन जो है ये परमानेंटली ब्लॉक हो गया, अब यहाँ से सेंसेशन जा ही नहीं सकती। तो हमारे पास अल्लाह पाक ने क्या किया होता है कि रखे होते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पाथवे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और न्यूरॉन पड़ा होगा जो कि अंडर डेवलप है, जो सही से काम नहीं कर रहा था, अभी डॉर्मेंट फॉर्म में पड़ा हुआ था, तो ये सेंसेशन क्या करेंगी, बार बार जब हम स्टिमुलेट करेंगे तो इसको एक्टिवेट कर देंगे और इसके थ्रू स्टिमुलेशन आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अल्टरनेटिव पाथवे कैन बी यूज्ड व्हेन सफिशिएंट डिमांड। अगर तो डिमांड बहुत अच्छी होगी, हम पेन, टच, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सिग्नल्स दे रहे हैं, बड़ी अच्छे से डिमांड दे रही हैं, ये मसल स्पिंडल जो है ये बड़े अच्छे से स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि डिमांड अच्छी है तो अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि हर जो पाथवे है ना वो स्पेसिफिक मूवमेंट्स का पैटर्न कैरी कर रहे हैं, ठीक है। हर मूवमेंट्स के लिए अलग, फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन के लिए अलग न्यूरॉन्स हैं, एक्सटेंशन के लिए अलग हैं, ठीक है। तो हमें वो मूवमेंट सबसे पहले लेकर आनी है। अगर हम अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है हम उनको एक्टिवेट करें जो पेशेंट को ज़रूरत है, जो पेशेंट को प्रायोरिटी दे रहा है पेशेंट। अब पेशेंट को क्या ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की बाजू काम नहीं कर रही तो पेशेंट ने क्या कंघी तो करनी है, कॉम्बिंग करनी है, ठीक है, खाना भी खाना है उसी बाजू से, तो क्या होंगे कि डायगोनल पैटर्न होंगे। पेशेंट को मूवमेंट सबसे पहले चाहिए, अपने डेली लिविंग के काम सबसे पहले, डेली एक्टिविटीज़ चाहिए, तो हम वो उन्हीं पैटर्न के अंदर एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेसिफिक पैटर्न शुड बी रिपीट, बार बार वही पैटर्न, सेम पैटर्न रिपीट कराएंगे। अगर कोई और मूवमेंट करवाएंगे, एक मूवमेंट आपने करवाई, दूसरे दिन आपने कोई और दूसरी एक्सरसाइज करवा ली, तो वो जो पैटर्न जनरेट होना था वो नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ डिमांड। नेचर ऑफ डिमांड हमारे पास क्या चीज़ है, ये है हमारे पास कि हमने जो डिमांड दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं ब्रेन को कि मूवमेंट्स करो, मूवमेंट करो, ठीक है, वो मैसेज किस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब डिमांड हो सकती है परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो पेशेंट फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे मैंने कॉम्बिंग का कहा था, हम कंघा ही पकड़ा देते हैं, हम कहते हैं इसको करो, कंघा करो, तो ये इसी में ही उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। पैसिवली हम करवाते हैं, एक्टिव असिस्टेड करा देते हैं, ठीक है। बहुत वॉलंटियर रिफ्लेक्स वॉलंटियर होते हैं जो पेशेंट अपनी मर्जी से कर रहा हो। अब इसमें
में ये हो सकता है कि हम उसको पैसे वाली करवा रहे हो या एक्टिव असिस्टेड करवा रहे हो, पेशेंट खुद कर रहा है एक्सरसाइज। रिफ्लेक्स मूवमेंट है जो खुद से ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हो, एक रिफ्लेक्स आ रहा हो, ठीक है। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट कब आती हैं? जब हम उसके सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये है वॉलंटरी एंड सेंसरी सोर्स। वॉलंटरी है कि हम उसको खुद मूवमेंट करवा देते हैं, ठीक है। सेंसरी सोर्स क्या है? हम कोई ब्रश या कोई सेंसरी ऐसा डिवाइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, पिन है, मैं यहाँ पे पिन को टैप करूँगी ज़ोर से तो ये पेन होगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये रिसेप्टर्स को इसने एक्टिवेट किया, पेन के जाके ये टच किया ज़ोर से। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस चीज़ें मिलती हैं, बॉल्स मिलती हैं, आपके पास कॉम्ब मिलते हैं, ब्रश मिलते हैं, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच।